वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। आपने देखा होगा कि बैंकिंग सिस्टम में टॉप पे एपेक्स बैंक जो होता है उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जो कि पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो सभी देशों में अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। इंग्लैंड वालों ने अपने सेंट्रल बैंक का नाम रख रखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। इंडिया में भी हमने उसका नाम रख रखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक का मतलब, जब भी हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम आरबीआई के बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो सेंट्रल बैंक की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं उन्हीं से हम सेंट्रल बैंक के बारे में जानते हैं। तो एपेक्स बैंक होता है, शीर्ष पे सबसे ऊपर सर्वोच्च बैंक होता है किसी भी देश का, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। पूरे देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी सेंट्रल बैंक पर ही होती है। सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, मुद्रा जारी करने का अधिकार इसी बैंक को होता है। कोई और कमर्शियल बैंक इसके कंपटीशन में नोट्स इशू नहीं कर सकता। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बैंकिंग में स्टडी किया भी था और सप्लाई ऑफ मनी में लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि आरबीआई हमारे देश में 2 रुपये से लेकर और 2000 रुपये तक के डेनोमिनेशन के सारे करेंसी नोट्स इशू करता है। 1 रुपये का नोट और सिक्के उनको छोड़कर, क्योंकि उनको इशू करने का राइट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो आप 1 रुपये के नोट पे चेक करेंगे कभी तो उस पर लिखा होगा भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी सभी नोट्स 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के उन पे लिखा होगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करने का इसको अधिकार होता है और इसे जो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी है उसे भी कंट्रोल करना होता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट आरबीआई ही करता है हमारे देश में। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आज हम आते हैं कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक को आरबीआई के नाम से जाना जाता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन कौन से हैं। इन फंक्शंस में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान से पढ़ें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे। पहला फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे डेफिनेशन के साथ, तो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और उसी को करेंसी जारी करने का अधिकार है। इसको मोनोपोली है, एक अधिकार है 1 रुपये का नोट और सिक्के छोड़कर, क्योंकि वो हमारी करेंसी का बहुत इनसिग्निफिकेंट सा पार्ट होते हैं। मुश्किल से 2 to 3% कॉइन्स और 1 रुपये नोट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल करेंसी का। बाकी 97% और 97 या 97.5% अप्रॉक्सीमेटली करेंसी जो है वो आरबीआई ही इशू करता है। तो आरबीआई नोट्स इशू करता है, सोल एजेंसी है, मोनोपोली है इसकी लगभग। इसके द्वारा इशू किए गए जो नोट होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि आप एक निश्चित मात्रा में
पेमेंट करने के लिए ही उस करेंसी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की आपको पेमेंट करनी हो तब आप उस करेंसी को यूज नहीं कर सकते उस अमाउंट से ज्यादा की पेमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत पुराना एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश में 25 पैसे के कॉइन्स होते थे, 25 पैसे का सिक्का। वह लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती थी, मतलब उसका प्रयोग आप केवल 25 रुपए तक की पेमेंट के लिए ही कर सकते थे। यदि आपको पेमेंट 25 रुपए से ज्यादा की करनी है तो मोर देन 25 रुपीज पे करने हैं तो आप सारे 25-25 पैसे के सिक्के नहीं दे सकते थे। तो इस तरह से जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं। आप उनका प्रयोग एक सीमित मात्रा में छोटे भुगतानों के लिए ही केवल कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई जो नोट्स इशू करता है वे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं, यानी कि इन नोट्स के द्वारा आप कितने भी बड़े अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उन्हें स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा हो। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि कानून कितनी भी बड़ी पेमेंट करनी हो इन रुपयों में आप कर सकते हो, नोट्स में कर सकते हो, जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है और उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा या रुकावट कानून के द्वारा नहीं होती। तो ये तो था बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेकंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक सरकार के लिए भी एक बैंक की तरह कार्य करता है। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करना, ये काम भी सेंट्रल बैंक का है। एजेंट के रूप में भी काम करता है सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट को कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीदता है और समय आने पर उनको बेचता भी है। इसी तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। गवर्नमेंट को सर्टेन सिचुएशंस में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, उसे सजेशंस देता है, गाइडेंस देता है। तो इस तरह से बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में भी सेंट्रल बैंक काम करता है। विदेशों से लोन लिए हैं हमारी सरकार ने, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनको रिसीव करता है। उन इंटरनेशनल लोन्स की रीपेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट्स की, उनको भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी करता है। तो ये सब काम सेंट्रल बैंक करता है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक कैसे? जिस प्रकार हमारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो हम अपने फंड्स को कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, और अगर हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कमर्शियल बैंक से लोन्स लेते भी हैं। ठीक इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो वो उन फंड्स को सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं। और अगर किसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वह सेंट्रल बैंक से लोन लेते भी हैं। तो इस तरह से कमर्शियल बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक उसी तरह से है जैसे आम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है। यदि कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं, और यदि उनके पास सरप्लस फंड्स हैं तो वो अपने फंड्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट भी करा सकते हैं।
जब वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से, और जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं तो सेंट्रल बैंक उनके डिपॉजिट्स पे उनको इंटरेस्ट पे भी करता है, और जिस रेट से पे करता है उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान करें, रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लेता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को जिस रेट से इंटरेस्ट देता है उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये था बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। इसी में सुपरवाइजरी रोल, निरीक्षण का कार्य है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस इशू करता रहता है, और विशेषकर CRR SLR के संबंध में, ये हम आगे पढ़ेंगे, जारी करता रहता है गाइडलाइंस। तो सेंट्रल बैंक ये भी चेक करता है, वेरियस टाइप्स के ऑडिट करवाता है, और उसके माध्यम से वो देखता है कि जो सर्कुलर्स, जो नोटिफिकेशंस सेंट्रल बैंक ने इशू किए हैं, क्या कमर्शियल बैंक्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से सुपरविजन का काम भी पूरे बैंकिंग सिस्टम का जो है वो सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट, जब कहीं से ऋण प्राप्ति की आशा ना हो तो अंतिम ऋणदाता के रूप में कमर्शियल बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को, यदि किसी व्यापारिक बैंक में जनता का विश्वास कम हो जाए तो वो क्या करेंगे, जल्दी से पैसा निकालने लग जाएंगे अपने बैंक से। अब जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो तो एक सर्टेन परसेंटेज से कुछ अमाउंट ही अपने पास रखते हैं डिपॉजिट्स का, लेकिन अगर लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो लोग विड्रॉल ज़्यादा अमाउंट की करेंगे, वो अपना सारा पैसा निकालने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे क्राइसिस को मीट आउट करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन की आवश्यकता होती है, तो वह लोन भी सेंट्रल बैंक उसको प्रोवाइड करवाता है। तो ये था लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कॉन्फिडेंस क्राइसिस जब हो जाता है तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स को लोन भी देता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा आती है एक्सपोर्ट्स करने से, उसको सुरक्षित रखना, देश के हितों को ध्यान में रख के खर्च करना, उसके लिए नीति निर्माण करना और इस तरह से उसका यूज करना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉरेन एक्सचेंज रेट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए RBI यानी कि सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है, और उसकी जिम्मेवारी होती है कि वह विदेशी मुद्रा को ऐसे ही कहीं भी खर्च करने की इजाज़त ना दे, अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने की इजाज़त ना दे। उसके संबंध में वह अपनी नीति बनाता है कि कैसी स्थिति देश पे है। अगर किसी कंट्री पे इस तरह की सिचुएशन है कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है और उसे इंपोर्ट के बिल ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक फिर फॉरेन एक्सचेंज को बहुत वाइजली, बहुत सोच समझकर यूज़ करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन के रूप में भी सेंट्रल बैंक फंक्शन करता है। तो ये जिम्मेवारी भी सेंट्रल बैंक की होती है कि वह फॉरेन एक्सचेंज को सुरक्षित रखे। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह का कार्य। यह क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता क्या है? अब मान लिया एक व्यक्ति का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है,
दूसरे व्यक्ति का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी व्यक्ति को, जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसे 50,000 रुपए का चेक काट कर दिया, पेमेंट करनी होगी उसे। तो जिसने बैंक ऑफ ए व्यक्ति ने जो चेक काट कर दिया है, उसने अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक से काट कर दिया है, और बी व्यक्ति उसको जो जमा करवाएगा वो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवाएगा। इसी तरह से एक और व्यक्ति है कोई, मान लिया एक्स, उसका अकाउंट एसबीआई में है, उसने वाई की पेमेंट करनी है जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसने 30,000 की पेमेंट करनी है, तो उसने एसबीआई की चेकबुक में से, अपनी में से 30,000 का चेक काट के वाई को दे दिया, वाई बैंक ऑफ बड़ौदा में उसको जमा करवाएगा। अब आप क्या समझते हैं कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉई आपस में ट्रैवल करते रहेंगे कि भाई मैं वहां से 50,000 रुपये लेकर आ रहा हूं, फिर दूसरा एम्प्लॉय जाएगा उधर से, वो कहता है मैं आपके बैंक से 30,000 रुपये लेके आ रहा हूं, सारा दिन ऐसा करते रहेंगे क्या? इस तरह से तो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है। सभी बैंकों के अकाउंट्स सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास होते हैं, तो आरबीआई क्या करेगा? उनके अकाउंट से सेटल कर देगा। उसके अकाउंट में से 30,000 उधर ट्रांसफर करने हैं और उसमें से 50,000 उधर ट्रांसफर करने हैं, तो वो 20,000 का डिफरेंस उनके ट्रांसफर कर देगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इस तरह से दोनों के बैलेंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये भी सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। तो इस तरह से लार्ज स्केल पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वह पॉसिबल हो पाती हैं। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, मान लिया आप दिल्ली में हैं और आपका कोई फ्रेंड मान लिया कोलकाता में है, आपने उसके बर्थडे पे 200 रुपीज़ का एक चेक उसको भेज दिया, दिल्ली से कोलकाता बाय पोस्ट भेज दिया आपने। अब वह उस चेक को जब अपने अकाउंट में वहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा, तो सोचिए क्या कोई कोलकाता से बैंक का एम्प्लॉय दिल्ली आकर यहाँ से 300 रुपीज़ लेकर जाएगा और तब आपके फ्रेंड के अकाउंट में वो सम डिपॉजिट होगा? ऐसा नहीं है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन की वजह से इस तरह की ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, परफॉर्म हो जाती हैं और फंड्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये था आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती रहती है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई ऑफ मनी को यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, डेफिशिएंट डिमांड हो, मांग कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट को इंक्रीज करना होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी होती है। इन दोनों ही कामों को हमारे देश में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यानी कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी करता है। ये फंक्शन भी सेंट्रल बैंक का ही फंक्शन है। तो इस तरह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशन और एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन, इन सिचुएशंस को कॉम्बैट करने के लिए, टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी बनाता है। तो ये थे आज की क्लास में जो हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।
धन्यवाद।